दुल्हन के रूप में भारी भरकम लहंगे में वो अंधाधुंध भागे जा रही थी। उसे कोई होश न था। उसे बस किसी तरह करके यहाँ से निकलना था। वो भागते हुए एक गली से निकलती दूसरी गली की जानिब मुड़ी और एक बहुत बड़ी खुली गली में पहुँचते ही गहरी सांस भरने लगी। इर्द गिर्द देखा तो बहुत बड़े घर थे। रात की तारीकी फैलती जा रही थी। दूर दूर नसब स्ट्रीट लाइट में वो हर तरफ देखती। अब धीरे धीरे चल रही थी। उसकी टांगें शल हो गई थी। वो बहुत देर से भाग रही थी। अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो अब चाह के भी भाग नहीं पा रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी और उसका दिल सूखे पत्ते की मानत लर्जा। वो लोग मेरे पीछे आ गए हैं, मुझे निकलना होगा। वो घबराए हुए वहाँ से तेजी से भागी। अचानक उसकी निगाह एक गेट की जानिब उठी। वो अध खुला गेट उसे एक उम्मीद दे गया, एक सहारे की उम्मीद। अंधेरे में उजाले की किरण, अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक रास्ता था। वो उस अध खुले गेट से अंदर दाखिल हुई। बहुत महारत से गाड़ी के पीछे से छुपती एक तरफ दबकर बैठ गई। रमज़ान, रमज़ान। अचानक से एक बारोब आवाज़ उसके कानों में गूंजी। जी साहब जी। एक आदमी सर झुकाए उस शख्स के पास आन खड़ा हुआ। ये गेट क्यों खुला है? वही रौबदार लहजा और माथे पर बल। जी वो गाड़ी एंटर हुई थी। गेट से तो शायद बंद करना भूल गया। सर झुकाए ही जवाब आया, बंद करो इसे और आइंदा ये गलती दोबारा कभी मत करना। वो अपनी सर्द आवाज़ में कहता अंदर की जानिब बढ़ गया। ईशा ने छुप के उस शख्स को देखा जिसकी उम्र लगभग 29 से 30 साल के करीब थी। उसके चेहरे का आधा रूख ही दिखाई दिया क्योंकि वो अंदर जा रहा था। ईशा सहम के वापस नीचे दबक के बैठ गई। काफ़ी देर वो वहीं बैठी, आज के हालात और वाक़यात पे गौर करती रही। अपने दुल्हन के लिबास को एक नज़र देखती। वो लब भैंच की। शुक्र था कि वो बर वक्त खुद को बचाने में कामयाब होगी, वरना न जाने इस वक्त उसके साथ क्या हो रहा होता। आज के दौर में कौन किस पे एतबार करे, कौन किस तरह का भेस लिए हुए है और इस बहरूपिये के अंदर भेड़िया छुपा है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुंह पे हाथ रख के वो अपनी सिसकियों का गला घोंट गई। रात धीरे धीरे सिरक रही थी। अब ईशा को ठंड लगने लगी थी। ये एक बहुत बड़ा घर था। इस वक्त वो कार पोर्च के एरिया में छुपी हुई थी, लेकिन सर्द हवाओं ने उसे बुरी तरह ठिठुरा के रख दिया था। शायद बारिश होने वाली थी। वो घबरा के इर्द गिर्द देखती। कार पोर्च के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ने लगी कि उसका लहंगा किसी गाड़ी में बुरी तरह अटक गया। लरसते हुए उसने लहंगा छुड़वाने की नाकाम कोशिश की। इतनी देर में बारिश के मोटे मोटे कतरे उस पर गिरते उसे पल में भिगो गए। या अल्लाह मदद, जहाँ इतना साथ दिया है थोड़ा और दे दे। वो आंसू बहाते अपना लहंगा झटके से छुड़ाती कार पोर्च में बढ़ती गई। उसे घर का मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। इर्द गिर्द देखा तो कोई न था। वो नज़र बचाती घर के अंदरूनी हिस्सा में दाखिल हुई। एक बहुत बड़ी राहदारी से होते हुए वो अंदर बढ़ी तो वो घर नहीं महल था। उस घर को अंदर से देखकर ऐसा लग रहा था वो जन्नत में आ गई है। बनाने वाले तो बहुत ही खूबसूरती से उसे बनाया था। अपना घर तो सबके लिए ही जन्नत होता है, लेकिन मेरा घर मेरे लिए दोज़ख बन गया था। कर्ब से सोचते हुए आंसू फिर से बहने को तैयार थे। इससे पहले कि कोई उसे उस तरफ आता देखता वो फौरन वहाँ से निकलती। एक राहदारी से गुजरती सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो धड़कते दिल के साथ सब जगह देखती, कोई जाए पनाह ढूंढ रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो एक दीवार की ओट में होते छुपी। वही शख्स जो बाहर गुस्सा से बात कर रहा था। ईशा को यही लगा। वो लंबे लंबे डग भरता एक कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर चला गया। ईशा वहीं बैठी इस बंद दरवाजे को देखती रही कि थोड़ी देर बाद वो फिर से कमरे से निकलता, एक फाइल लिए वहीं वापस मुड़ गया जहाँ से उस तरफ आया था। ईशा ने मौका गनीमत जाना और उस कमरे में घुस गई। वो कमरा देख कर दंग रहेगी। वो उस महल से भी ज़्यादा खूबसूरत था। जदीद तर्ज और ग्लास मटेरियल से बना वो दिलकश कमरा देखने वाली हर आंख को हैरानी कर देने वाली सलाहियत रखे हुए थे। वो दम बखुद उस कमरे को देख रही थी कि उसे कमरे से बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। वो जल्दी से एक कबर्ड के पीछे छुप गई। तभी दरवाज़ा खुला और एक मॉडर्न सी लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने लॉन्ग मैक्सी टाइप ब्लैक फ्रॉक पहना हुआ था जिसमें वो छुप कम और दिखाई ज़्यादा दे रही थी। वो लड़खड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। सुल्तान, सुल्तान, वो ऊंची आवाज़ में पुकार रही थी। ईशा का दिल धक से रह गया, कहीं वो मुझे देख न ले। ईशा मजीद सिमट के पीछे होती बैठी।
उसी पल कमरे का दरवाज़ा खुला और वही शख्स अंदर दाखिल हुआ। उस लड़की ने पलट के सुल्तान को देखा। उसके चेहरे पे मुस्कान आई। मेरा सुल्तान। वो अपनी बाहें खुला करते सुल्तान की जानिब बढ़ी कि अगले पल सुल्तान ने उसे पीछे की जानिब धक्का दिया। वो बुरी तरह लड़खड़ाती ज़मीन बोस हुई थी। अपने गंदे हाथों से सुल्तान शाह को छूना भी मत। उस शख्स ने गुस्सा से नशे में धत किंजा को कहा, क्यों न छूऊं? मेरा हक है तुम पे। शोहर हो तुम, मेरे निकाह में हो। तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का, तुम्हें पूरा पूरा चूमने का, तुम पे अपनी नाज़गी जाहिर करने का सिर्फ मेरा हक है। वो उसके गले में बाहें डाले कह रही थी, दूर रहो। तुम जैसी गलावत के ढेर को मैं अपने पास भी पटकने न दूं। छूना तो बहुत दूर की बात है। वो अपनी शर्ट के कॉलर को झाड़ते नफरत और हकारत से बोला था, तुम जो भी हो कह लो, जब तक निकाह में हो करीब आने से नहीं रोक सकते। वो फिर से उसकी पुश्त पे बाजू हाइल कर गई। सुल्तान ने झटके से उसके बालों में हाथ डाले, उसे परे झटक दिया। आउट फ्रॉम माई रूम। वो उसे गुस्से से धत्कारता बोला, क्या कोई और पसंद आ गई? वो जख्मी लहजे में पूछने लगी, आएगी तो उसी वक्त निकाह कर लूँगा, उसे अपनी महरम बना लूँगा, उसके साथ अपनी सुहागरात भी मनाऊँगा और उसे खुद को छूने का मुकम्मल हक भी दूँगा। जितनी जुनूनी तुमसे नफरत नहीं की, उतनी जुनूनी उससे मोहब्बत करूँगा। गेट आउट, गेट लॉस्ट। वो उसे बाजू से थामे कमरे से बाहर फेंक गया और दरवाजे को लॉक लगाया और खुद अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाली। उसके मजबूत मसल्स और चौड़ा सीना देखती ईशा दहल के पीछे हटी। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ये शख्स बहुत जुनूनी और गुस्सा वाला था। अपनी बीवी को लेकर ज़रा भी लिहाज न किया, और अगर उसे ज़रा भी खबर हो जाती कि कोई गैर लड़की उसके रूम में है तो न जाने क्या सजा देता। खौफ से ईशा का सांस थमने लगा। वह ज़रा सा आगे हुई तो बेध्यानी में पास पड़े लैंप को गिरा दिया। सुल्तान, जो अपनी शर्ट उतारे अब पैंट से बेल्ट निकाल रहा था, आवाज़ पे पलटा और अपने सामने दुल्हन बनी एक कमसिन लड़की को देखा। उसकी आंखों की पुतलियाँ फैल गईं, जबकि ईशा का तो सांस ही रुक रहा था। सुल्तान ने लब भींचे और उस लड़की करीब जाते माथे पे बल डाले उसे सर से पांव तक देखा, जो बुला की खूबसूरत थी और सबसे ज़्यादा कशिश उसकी भूरी आंखें थी, जिन पे लंबी गंभीर कमदार पलकें लरज रही थी। उन आंखों में एक डर था, एक खौफ। वो सुल्तान के 2 कदम मजीद पास होने पे दीवार में जा समाई। वह थर-थर कांपने लगी। सुल्तान ने आगे होते उसके दोनों अतराफ में दीवार पे हाथ रखे उसको महसूर किया। मारना मत। ईशा ने फौरन अपना चेहरा छुपाया, दांत पे दांत जमाए उस लड़की को देखा जो वाकई मासूम थी या मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आई हो? वो दरवाजे से ईशा ने डरते डरते कहा, जबकि हाथ धीरे से नीचे गिरे। नाम? वो गहरी नज़रों से उसके चेहरे का तवाफ करते पूछ रहा था। जी ईशा। वो अपनी भारी पलकें छुपकाते नरम आवाज़ में बोली, किसने भेजा है तुम्हें? अब की बार पीछे होता। वह दरवाजे से सिगरेट निकाल के सुलगाते एक आईब्रो रेज करते हुए बर्मी से पूछने लगा, किसी ने नहीं, मुझे पनाह चाहिए थी। वो हकलाते हुए डरे हुए लहजे में बोली, अपनी शादी से भागी हो? धुआं हवा में छोड़ते हुए उसको सर से पांव तक देखते अब दिलचस्पी से पूछ रहा था। ईशा ने डर के पहले नफ़ी में गर्दन हिलाई, फिर अगले ही लम्हे सर इस बात में हिलाया, ज़बरदस्ती कर रहे थे क्या? घर वाले? नहीं। अब की बार सब कुछ याद करते। उसकी आवाज़ हकलाई थी, जबकि लहजा नम हुआ। फिर भागी क्यों हो? धोखा था सब, एक शराब। आप प्लीज़ मुझे निकाह कर लें। वो अचानक से उस पर बम फोड़ गई। क्या कह रही हो? दिमाग दुरुस्त है? वो सिगरेट एश ट्रे में मसलता उठा था। प्लीज़ कर लें, मुझे पनाह चाहिए और आपको एक अच्छी वफादार बीवी। मेरी मदद कर दें प्लीज़। वो उसके आगे हाथ जोड़ गई। तुम पागल हो? सुल्तान शाहनवाज ऐसी किसी राह चलती से निकाह करेगा? वो खुरदरे मगरूर लहजे में बोला, मैं भी कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैं कहते कहते अचानक ईशा की ज़बान को ब्रेक लगी। बात मुकम्मल करो। ईशा ने सर झुकाए उसकी जानिब देखा। मुझे यहाँ से जाना है, वो अब की बार संजीदा लहजे में कहती। दरवाजे की जानिब बढ़ी, और तुम्हें लगता है कि सुल्तान शाहनवाज तुम्हें जाने देगा? उसकी आवाज़ पे ईशा के कदम रुके, जबकि दिल ज़ोरों से धड़का। क्या नाम है तुम्हारे बाप का? वो उसके करीब आता पूछने लगा। असफर खान। ईशा के जवाब पे एक पल को सुल्तान शाहनवाज की आंखों का रंग सुर्खी माइल हुआ था। क्या हुआ? चूँकि आप, वो नाम ऐसा है, लेकिन मैं तो तुमसे निकाह करूँगा अभी इसी वक्त। अभी वो बात मुकम्मल करती
کہ سلطان شاہنواز نے اس کی بات پہ اسے ٹوکا۔ اچانک میرے بابا کا نام سن کر آپ کو احساس ہوا کہ میں راہ چلتی لڑکی نہیں ہوں، آپ سے شادی کرنے کے قابل ہوں۔ امیزنگ، بٹ مجھے اب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ بنا کے کہتی دروازے کی لاک پہ ہاتھ رکھ گئی۔ تمہارا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، نکاح تو اب مجھ سے ہی ہوگا اور ابھی ہوگا۔ سلطان شاہنواز کی حدود میں جو چیز آتی ہے وہ سلطان شاہنواز کی ہو جاتی ہے، اور تم تو سلطان شاہنواز کے کمرے میں کھڑی ہو اور سلطان شاہنواز تمہیں چھوڑ دے گا۔ سلطان نے استہزائیہ انداز اپناتے ہوئے کہا۔ آپ ایک بات سمجھ لیں، عائشہ اصفر کوئی چیز نہیں ہے، جیتی جاگتی انسان ہے، اور میں یہاں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور یہاں سے جا سکتی ہوں اپنی مرضی سے، کسی کی جرأت نہیں کہ مجھے روکے۔ سلطان کی نرمی سے کہی باتوں پہ وہ اپنا سارا ڈر بھلائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے دو بدو جواب دیتی اسے بھڑکا گئی، جبکہ اگلے ہی پل سلطان نے اسے بستر پہ زور سے پٹکا۔ اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ مضبوط جسامت کا مالک خوبرو مرد اس وقت شرٹ لیس عائشہ کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ نکاح تو تمہیں کرنا ہوگا، بائی بک یا بائی کلک، ورنہ سیکنڈ آپشن بھی ہے میرے پاس۔ وہ دوسرا سگریٹ نکالتے سلگا گیا۔ مجھے ڈرانے کی ناکام کوشش مت کریں مسٹر سلطان، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ اندر ہی اندر بری طرح سہمی وہ لڑکی بظاہر بہادر ہی کھڑی تھی۔ یہ تو تمہارے باپ کو یہاں بلانے کے بعد ہی پوچھوں گا۔ سلطان کی بات پہ عائشہ نے لب بھینچے، اس کے چہرے پہ ایک تاریک سایہ لہرایا۔ ہرگز نہیں، آپ انہیں نہیں بلائیں گے؟ وہ اس کے پاس جاتی 2 قدم فاصلے سے رکتی بولی، تمہارے باپ کا نمبر میرے موبائل میں سیو ہے، باپ سے ملاقات یا مجھ سے نکاح، فیصلہ تمہارا۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جو بھی سمجھ لو۔ وہ بے رحمی سے بولا، آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں مجھ سے نکاح؟ وہ زج ہوتے بولی، میرا ارادہ نہیں تھا، تم نے میرے ذہن میں ڈالا، اب بھگتنا۔ وہ بھی فٹ سے جواب دیتا اپنی سگریٹ پھر سے ایش ٹرے میں مسل گیا، جبکہ عائشہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھائے بے چینی کا شکار ہوئی۔ کہاں چلی گئی؟ کچھ پتہ تو چلے۔ کتنی دیر سے اظفر خان کے آدمی عائشہ کو تلاش کر رہے تھے۔ خان جی، ہر جگہ تلاش کر لیا لیکن بی بی جی کہیں نہیں ملی۔ رشید نے سر جھکائے کہا تو اظفر کا بھاری ہاتھ اس پہ اٹھا، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، جانتے ہو نا، وہ نہ ملی تو بادشاہ خان کیا کرے گا؟ ڈھونڈو اسے، کہیں سے بھی پاتال میں سے بھی چھپی ہو تو اسے ڈھونڈ کے لاؤ، وہ بھی زندہ، اظفر خان چلایا تھا، جبکہ سب ایک بار پھر عائشہ کی تلاش میں نکل گئے۔ اگر یہ لڑکی نہ ملی تو میں نہیں اسے ملنا ہوگا، یا خدا میری بیٹی تیرے حوالے ہے۔ وہ کرب سے اللہ سے دعا مانگ گیا، لیکن جب نیت میں کھوٹ ہو تو دعائیں کم ہی قبول ہوتی ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ آج عائشہ کا نکاح تھا، لیکن کسی وجہ سے بادشاہ نہ آ سکا اور عائشہ کو موقع مل گیا اور وہ فرار ہو گئی۔ ایسے میں انہیں عائشہ کو ڈھونڈنے کا موقع تو مل گیا، لیکن ابھی تک انہیں عائشہ نہیں ملی تھی۔ صبح کے 6 بجے وہ عائشہ کے کمرے سے باہر نکلا، جبکہ فون سے اپنے خاص آدمی توقیر کو نکاح خاں اور باقی انتظامات مکمل کرنے کا وہ کہہ چکا تھا۔ سلطان، کون ہے یہ لڑکی؟ رودایہ بیگم نے حیرانی سے دلہن کے لباس میں ایک کمسن لڑکی کو سلطان کے ساتھ اس کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو سیڑھیاں اترتی وہ بری طرح ٹھٹکی، جبکہ ان کے پیچھے کنزا پہ تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سلطان جسے لڑکیوں سے الرجی تھی، جو کسی بھی لڑکی کو اپنے نزدیک نہیں بھٹکنے دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے نکاح میں تھی، کتنی بار اس کے قریب ہونا چاہا، کیا جتن نہیں کیے، لیکن وہ اسے چھونا تو دور کی بات دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کی نظر میں کنزا ایک آزاد خیال لڑکی تھی جس کا سجنا سنورنا دنیا کے سب مردوں کے لیے تھا، اور وہ ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں مجبوراً اپنا نام تو دے گیا تھا لیکن وہ مقام نہ دے سکا جو سلطان کی بیوی کو ملنا چاہیے تھا۔ یہ عائشہ ہے، میری ہونے والی بیوی، سلطان نے بنا کسی جھجک کے تعارف کروایا۔ کیا بول رہے ہو سلطان؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تم تو شادی شدہ ہو اور یہ لڑکی؟ رودایہ بیگم کو اچنبھا ہوا، تو میرے نکاح میں آنے والی عورت میری پسند کی ہونی چاہیے نا؟ پھر اعتراض کا جواز وہ کلائی پہ پہنی گھڑی پر وقت دیکھتا بولا، تم میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے سلطان۔ کنزا اس کے قریب جاتے بولی، اس کا لہجہ روندا ہوا تھا۔ دور رہ کے بات کرو۔ سلطان کے لہجے میں حقارت تھی۔ وہ پوری طرح اپسیٹ ہوئی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سلطان ایک بار جو فیصلہ کر لیتا تھا پھر پیچھے نہیں ہٹتا تھا، اور پھر واقعی تھوڑی دیر میں سلطان نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔
निकाह नामे पे साइन करते ईशा के हाथ लरज रहे थे, लेकिन आंखों में आंसू लिए वो ये भी कर गई। जब फैसला ले लिया था तो फिर डर किस बात का, और जब सुल्तान को सारी हकीकत का पता चलेगा तब उसका दिल सूखे पत्ते की मानद लरजा। डरते डरते सुल्तान की जानिब देखा, जो बहुत ही संजीदा था। इस बादशाह से शादी करने से बेहतर था कि मैं एक बाइज्जत शख्स से निकाह कर लूँ, भले बाद में सारी सच्चाई जानने के बाद वो मुझसे खफा हो जाए, लेकिन मना लूँगी। वो दिल ही दिल में आने वाले वक्त को सोचती मुतमिन हो रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि कितनी बड़ी आजमाइश में पड़ने वाली थी। वो ऐसा कैसे कर सकता था? किंजा ने पूरे कमरे का नक्शा बिगाड़ के रख दिया था। रो रो के उसका बुरा हाल था। बस कर दे मेरी जान, आपको पता है सुल्तान एक बार जो ठान ले उससे फिर पीछे नहीं हटता। रुदाया बेगम ने बिलक बिलक के रोती किंजा को संभालना चाहा, जबकि खुद भी गुस्सा से पेचोताप खा रही थी। वो घबराई सुल्तान के रूम में बैठी थी। कुछ देर पहले ही उसके कमरे में पनाह लेने आई थी और अब वो उसके कमरे की मालकिन बन गई थी। उसे इस लड़की किंजा के लिए बहुत दुख महसूस हो रहा था, लेकिन ईशा भी क्या करती, वो मजबूर थी। अब खुद को सिक्योर करना था। अपने बाप और बादशाह से सुल्तान के कमरे में दाखिल हुआ तो वो झट से सोफे से उठ खड़ी हुई। सुल्तान ने एक गहरी मुस्कान से उसे देखा। ईशा का नन्हा दिल पसलियों से टकराने लगा। वो झट से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, जबकि सुल्तान उसकी तरफ बढ़ने की बजाय कबर्ड की जाने बढ़ा। वहाँ से कुछ पेपर्स लिए वो खामोशी से बाहर निकल गया। ईशा फिर से चुपचाप वहीं बैठ गई। सारा दिन गुजर गया, कोई भी रूम में नहीं आया। अब तो ईशा को भूख भी जोरों की लगी हुई थी। हालात कैसे भी हों, पेट की भूख तो कभी नहीं मिटती थी। पेट में भूख से शदीद उबाल उठ रहे थे। कल दिन से उसने कुछ नहीं खाया था और अब मज़ीद भूख बर्दाश्त करने से उसकी आंखें नम हुई थी। एक तो वो इतना बड़ा फैसला कर गई, बिना सुल्तान को जाने उससे निकाल लिया, और अब उसके रहमो करम पे बैठी थी। बेख्तियार उसे असफर खान और बादशाह याद आया तो वो झुर्री ले गई। खुद को कंपोज करते हुए उठी और कमरे से बाहर निकली। अंदाजे से चलती वो किचन को ढूंढती किचन में आई, जहाँ इस वक्त कोई भी ना था। इतना बड़ा महल मुलाजमों से खाली था। ईशा थोड़ी हैरान हुई, इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, शायद कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन किचन में ऐसा लग रहा था कि आज जैसे कोई आया ही ना हो। वो एक तरफ रखे फ्रिज की जानिब बढ़ी। उसे खोला तो आंखें खुशी से भीग गई। बर्गर, पिज़्ज़ा, बारबेक्यू चिकन, शाशले, कोरून जैसी चीज़ों का ढेर लगा हुआ था। उन्हें देखकर ईशा की भूख चमक उठी थी। वह इनमें से चंद चीज़ें निकालते शेल्फ पे रखने लगी, लेकिन उसका भारी दुपट्टा बार बार उसे तंग कर रहा था। उसे उतार कर उसने एक चेयर पे रखा और फिर से अपने काम में बिजी हो गई। मज़े से सब शेल्फ पे रखते। अब वो प्लेट में अपने लिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही थी। उसके मुंह में पानी भर आया था। सब कुछ निकाल लेने के बाद वो तसल्ली से डाइनिंग टेबल पे बैठी थी। 1 मिनट अभी उसने खाना खाना शुरू ही किया था कि अचानक अपने अकब में आती नस्वानी आवाज़ पे चौंकी और पलटकर देखा। सुल्तान की पहली बीवी किंजा उसे खूनखार निगाहों से देख रही थी। वो गुस्सा से आगे बढ़ते उसके आगे से प्लेट उठा चुकी थी और बहुत ही गुस्सा से शेल्फ पे पटकी कि इसकी इजाज़त से तुम मेरे किचन में दाखिल हुई। वो उसे कड़े तेवरों से देखने लगी। ईशा के पास इसके सवाल का जवाब नहीं था। वो खामोश ही रही। बोलो, क्यों आई हो तुम यहाँ? खाना चोरी कर रही थी? किंजा के इल्ज़ाम पे ईशा की आंखें हैरत से फैली। समझती क्या हो तुम खुद को? मेरे सुल्तान के कमरे में पहुँच गई तो क्या मेरी हर चीज़ पे कब्जा कर लोगी? उसे बाजू से सख्ती से दबोचे। वो फुनकारी थी, तुम भले कमसीन और खूबसूरत हो, लेकिन सुल्तान पे पहला हक मेरा है, किंजा रब्बानी का, समझी तुम? वो उसे झटके से छोड़ गई। आइंदा मेरे किचन में कदम भी रखा तो टांगें तोड़ दूंगी। जिससे निकाह किया है उसी से को तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करे। वो सब चीज़ों का वापस बॉक्सेस में रखते बिना पलटे उसे देखे अपनी बोलती बोली जा रही थी, जबकि दरवाजे पे इस्तादा सुल्तान ने उसकी सारी बातें सुनी थी। ईशा की उसकी जानिब पीठ थी। वो हसरत से इन चीज़ों को देख रही थी। भूख से उसकी जान निकली हुई थी। किंजा ने सब कुछ वापस फ्रिज में रखते हुए पलट के ईशा को देखा, लेकिन उसके पीछे सुल्तान को देखकर अपने लब भींचे। सुल्तान का चेहरा बेतासुर था। किंजा ने गुस्सा से अपना रुख फेर लिया, जबकि ईशा ने खामोशी से अपना कामदार दुपट्टा चेयर से उठाते खुद पे ओढ़ा और नम आंखों से किचन से जाने लगी कि सुल्तान को देखते वो टिटकी। सुल्तान अंदर बढ़ा और ईशा की जानिब देखा। उसकी आंखों में शिकवा देखे वो माथे पे बल डाल गया और अगले ही पल
उसे कलाई से थामे वापस रूम में ले जाते बिस्तर पर पटका। उसकी इस समझ से ईशा गूंग रह गई। किससे पूछकर कमरे से कदम बाहर निकाला था तुमने? वो उसके पास बिस्तर पे एक टांग पे टांग जमाता झुका था। ईशा सहम के पीछे हटी। मुझे भूख है। क्या भूख? भूख से मर तो नहीं गई थी? आदत होनी चाहिए तुम्हें भूखा रहने की। वो मुंह बना के बोलता पीछे हटा। ईशा को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। आइंदा बाहर मत निकलना, इसी कमरे में रहना। तुम्हें तुम्हारी औकात का खाना मिल जाएगा। सुल्तान ने फ़ोन पे किसी को मैसेज करते उसे सरसरी अंदाज में कहा। क्या मतलब? क्या औकात है मेरी? वो दूबदू हुई थी। असफर खान की बेटी की औकात मेरी नज़र में 2 कौड़ी की भी नहीं है। वो गुस्सा से फुनकारा, जबकि ईशा को अपना दिमाग घूमता दिखाई दिया। वो खुद को मुश्किल संभालते उसके सामने जा खड़ी हुई। तो आप बाबा के दुश्मनों में से एक हैं? पल में ईशा ने अंदाज़ा लगा लिया, जबकि सुल्तान के चेहरे पे अब भी वही तासुरात थे। आपने मुझे ट्रैप किया। ईशा ने अपने सर दोनों हाथों में थामा कि तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। सुल्तान ने आगे बढ़कर आने वाले से एक शापर थामा और लाते बिस्तर पे पटका। भूख लग रही है, ये खाओ और सारा मत खाना, दोबारा खाना 24 घंटों के बाद ही मिलेगा। एक कॉल रिसीव करता बाहर निकल गया। ईशा की आंखों में आंसू बहने लगे और न जाने कितने लोगों से उसे अपने बाप की दुश्मनी में खुद को अर्जा करना होगा। उसका सर शदीद दर्द से फटा जा रहा था। भूख में उसे बेतहाशा लगी हुई थी। पेट में बाकायदा दर्द होने लगा था। आगे बढ़ के उसने शापर खोला तो उसमें से एक छोटे से शापर में उबले हुए चावल और दूसरे शापर में कोई दाल थी। उनकी मिकदार इतनी थी कि एक वक्त में भी उसका पेट न भरता। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। वो यहाँ खुद को अपनी इज्जत बचाने के लिए पनाह लेने उस शख्स की ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। न जाने क्या दुश्मनी थी उसकी असफर खान से, जिससे अब मुझे भुगतना पड़ेगा। वो कर्ब से सोचती प्लेट में चावल निकाल रही थी। उसने ज़िंदगी में खाने से कभी बेहुरमती नहीं की थी, इसलिए जो भी मिल जाए वो सब्र शुक्र के साथ खा लेती थी। अभी भी वो दाल चावल खाते ही पुरसुकून हुई थी और रब का शुक्र अदा करते बचे हुए चावल वापस शापर में डाल के एक तरफ रख दिए। पानी तक न था रूम में और प्यास से उसके गले में कांटे चुभ रहे थे। वो अब पानी के लिए कहाँ जाए? पता नहीं सुल्तान है कौन जो मुझे यहाँ कैद कर गया है। वो बिस्तर पे लेटते गुजरे वक्त को सोचते नींदों की वादियों में खोने लगी और फिर न जाने कब उसकी आंख लगी और कितनी देर सोती रही। आंख तब खुली जब उसे अपने जिस्म से कुछ रेंगता महसूस हुआ। वो रेंगता हुआ उसकी पंडलियों से ऊपर जा रहा था। उसको अपने अपर थग पे किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ। झट से आंखें खोलती वो बदक के पीछे हटी। कमरे में नीम रोशनी थी और गहरी खामोशी। ईशा का दिल जोरों से धड़का। वह झटके से उठ बैठी। अपने बहुत पास सुल्तान को देखते वो डरते हुए गहरे सांस भरने लगी। सुल्तान शर्टलेस था। ईशा घबरा के बेड ग्राउंड से जा चुकी। क्या हुआ? इतना डर किस बात का है? वो भी उसके नज़दीक हुआ। मुझसे दूर रहो, वो हकलाते हुए बोली। निकाह दूर रहने के लिए तो नहीं किया। वो झटके से उसे अपनी गोद में बिठा गया और उसके भरना सीने पे दोनों हाथों से पुश करते पीछे हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी, जिस पे सुल्तान ने उसके दोनों हाथों को एक ही हाथ से पीछे की जानिब मरोड़ा। ईशा के लबों से चीख निकली, मुझे मज़ाहमत करती लड़कियां पसंद नहीं, और हाँ, मैं न ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल हूँ। बेहतर होगा खुद को मेरे हवाले कर दो। सुल्तान ने उसके चेहरे को दबोचते हुए कहा, आप झूठे और धोखाबाज हैं। मुझे धोखा दिया कोई फ़र्क नहीं आप में और असफर खान में। आप सब एक जैसे हैं। ईशा गुस्सा से चिल्लाई, आवाज़ नीचे। सुल्तान ने उसका जिब्रा दबोचा। खबरदार उस कमज़ात से मुझे मिलाया तो जान ले लूँगा तुम्हारी। सुल्तान घुराया था। उसी कमज़ात की बेटी को अपनी ज़रूरत का सम्मा बनाने लगे हैं। ईशा ने भी दोबदू जवाब दिया। सुल्तान ने अगले लम्हे उसे वापस बिस्तर पे पटका और उसका दुपट्टा उसके तन से दूर उछाला। ईशा ने दहलते दिल से उसे देखा। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे? वो तड़पते हुए बोली। ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मुझे ज़बरदस्ती करने पे मजबूर नहीं करोगी। और इसके ब्लाउज़ को एक ही झटके में उसके तन से जुदा करता उसकी धड़कनों पे आया। उसकी धड़कनों पे अपने हाथों का शिद्दत पर लम्स पकड़ते और उसकी सिसकियाँ निकलवा गया। अभी तुमने मेरा एक रूप देखा है, अब तुम्हें मैं अपना एक ख़ास रूप दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। वो उसके लबों के पास झुके, बोलता अपने होंठ उसके लबों पे मस करता। जुनूनी हुआ था। प्लीज़ सुल्तान, मुझे नहीं पता असफर खान ने
آپ کے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہے، لیکن پلیز مجھے ان کے کیے کی سزا مت دیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو دی۔ اس نے جو کیا ہے اس کا خمیازہ تو اسے بھگتنا ہی پڑے گا، لیکن تم نے جو کیا اس کے لیے تمہاری سزا میری قربت ہی ہے۔ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے لبوں سے شدت سے لپٹا تھا، عائشہ کی سسکیوں کو اپنے ہونٹوں میں گھونٹتا۔ وہ اس کا لہنگا بھی اس کے تن سے سرکا گیا۔ عائشہ بے بس سی بلک اٹھی۔ تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے میں تمہارا ریپ کر رہا ہوں۔ سلطان نے خود کو ہر پردے سے آزاد کرتے ہوئے اس پہ سایہ فگن ہوتے کہا۔ اس پل عائشہ کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ سلطان کے جسم سے اپنا جسم ہوتا محسوس کرتے وہ اپنا لب دانتوں تلے کچل گئی۔ سلطان کا یہ معصومانہ ایکٹ دیکھ کر پگھلا گیا تھا اور اس کے اگلے عمل میں نرمی چھلکنے لگی۔ وہ بہت نازک سی تھی، اس کے پہاڑ جیسے وجود کے نیچے دبکی پڑی تھی۔ 29 سال اس نے کنوارے پن کے جیلے تھے۔ کنزا سے نکاح ایک ماہ پہلے ہی ہوا تھا، لیکن اسے برہنہ حالت میں اپنے دوست کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اس دن وہ اسے ایک طلاق بھی دے گیا تھا، لیکن آسیہ سلطان کی اس قسم نے اس کو لفظوں کو روک دیا۔ اگر وہ اپنی قسم نہ دیتی تو وہ اس دن کنزا سے اپنا نام بھی چھین لیتا۔ اس کے بعد آسیہ سلطان نے بہت کوشش کی کہ ان کا پوتا ان کی نواسی کو رخصت کروا لے، لیکن سلطان کی نہ ہاں میں نہ بدلی اور اپنے جذبوں میں جتنا کھرا تھا مقابل کو بھی اتنا ہی کھرا مانگتا تھا جو صرف اس کا ہو اور سر سے پیر تک اسی کا ہو، نہ کہ اوروں کے بستر کی زینت بن چکی ہو۔ کنزا اس دن سے نشے میں تھی اور خود سے کنٹرول کرتے ہوئے وہ سلطان کے قریبی دوست کے ساتھ انٹیمیٹ ہوئی تھی اور سلطان نے اسے دیکھ لیا۔ اب وہ چاہ کے بھی اپنا اعتماد پہلے جیسا بحال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سلطان سے محبت کرتی تھی، اسے پانے کا کنزا کو جنون تھا۔ اس کے جسم تک رسائی حاصل کرنا اس کا پہلا مقصد تھا، جس میں وہ تاحال ناکام رہی تھی، کیونکہ سلطان اسے اچھوت سمجھتا تھا اور وہ اتنا ہی اس کے لیے پاگل ہوتی تھی۔ اور آج وہ نفرت کے جذبے سے عائشہ کی جانب بڑھا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی نازکی کو محسوس کرتا وہ نرم پڑ گیا تھا۔ اپنے جسم پہ سلطان کے دیے گئے دل فریب لمس کو محسوس کرتے اس بار عائشہ کی سسکیاں گونجی، لیکن اب اس درد کا عنصر کم اور سکون کا عنصر زیادہ تھا، جسے سلطان محسوس کرتے مزید مدہوش ہوا تھا۔ وہ انچوئی تھی۔ یہ احساس سلطان کے رگ پہ سکون بن کے اترا تھا، ایک جھٹکے سے اس میں سمایا۔ عائشہ تڑپ کے رہ گئی۔ اس پہ اپنی جنونیت کو بکھیرتا وہ اسے ہوش و حواس میں بھلا گیا تھا۔ سلطان کی نرمی کہیں مفقود ہو گئی تھی۔ اب پورے گھر میں دونوں کے گہرے سانس بھرتے دہکتے وجود تھے۔ مدہوشی اور سسکیاں تھیں جو ان دونوں کے ایک ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کو اپنے اوپر کرتے وہ پھر سے اپنی شدتیں اس پہ نچھاور کرنے لگا۔ عائشہ کو سانس لینے کی بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ سلطان کی جنونیت، وہ 19 سالہ لڑکی سہتے سہتے نڈھال ہو چکی تھی، لیکن سلطان کی جنون خیزیاں کم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ گزرتی رات میں ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ عائشہ اس حادثاتی رشتے کے مکمل ہونے پہ خوش نہیں تھی، لیکن ناراض بھی نہیں تھی۔ سلطان شاہ نواز اسے پہلی نظر میں ایک اچھا انسان لگا تھا، بلکہ ایک مسیحا لگا تھا جو بادشاہ اور اصفر خان جیسے شیطان سے اسے بچا سکتا تھا، اور یہ سب تبھی ممکن تھا جب وہ خود کو سلطان کے حوالے کرتی۔ پھر اس کے وجود کی حفاظت وہ خود کرتا جب وہ اس پہ اپنی مہر لگاتا۔ اور سلطان شاہ نواز ایک بلیئر بہت بڑا بزنس ٹائکون تھا، جس کی پہچان اس کا نام ہی تھا، ایک سلطان شاہ نواز ہی جو اس کے باپ اور بادشاہ خان سے ٹکر لے سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سلطان کے شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نکاح کی آفر کر چکی تھی، جسے سلطان نے فوراً ایکسپٹ کرتے ہوئے اسے اپنی زوجیت میں لیا تھا۔ سلطان پلیز، آہستہ۔ اس کی شدتوں سے نڈال ہوتے وہ آنکھیں میچے سے بکھرتے سانسوں میں بولی، جس پہ سلطان کی شدتوں میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ بنا رکے اپنے عمل میں تیزی لاتے اس کی جان لبوں پہ لاتا، ایک دم پرسکون ہوتا اسے بھی پرسکون کر گیا۔ اگر مجھے وہ لڑکی نہ ملی تو تمہاری موت پکی ہے اصفر خان، اور میں بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ بادشاہ خان کی آواز میں گراہٹ تھی۔ وہ مل جائے گی، وہ آپ ہی کی ہے، یہ وعدہ ہے آپ ایک خان کا۔ اصفر خان نے بادشاہ کو یقین دلاتے کہا، 24 گھنٹوں میں اسے ڈھونڈ کے میرے حوالے کرو۔ نکاح اب بعد میں کروں گا، پہلے اس کے نازک جسم سے اپنی مہر لگاؤں گا۔ بادشاہ کی نگاہوں میں عائشہ کا نرم اور نازک سراپا کھما، جس نے پل میں بادشاہ کے جذبات میں طغیانی مچائی تھی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے ہر حال میں، ورنہ سب کچھ بربادی ہوگی۔ اصفر خان بادشاہ نے
اونچی آواز میں للکارا تو اظفر خان نے لب بھینچے۔ بادشاہ ایک انڈرورلڈ ڈان تھا اور عائشہ اسے پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی، اس لیے اس نے اظفر خان سے عائشہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اظفر خان نے اس کے ہر غلط کام میں اس کا ساتھ دیتا۔ برسوں سے اس نے اپنی عائشہ کو چھپا کے رکھا تھا، لیکن ایک دن بادشاہ کی نظر اس پر پڑی اور اپنے قرضے کے بدلے بادشاہ نے اس سے عائشہ کی ڈیمانڈ کی، ورنہ جو قرض اظفر خان نے بادشاہ سے لیا تھا وہ اسے واپس کر کے اپنی بیٹی کو بچا سکتا تھا۔ لیکن اظفر خان نے کسی طرح عائشہ کو بادشاہ کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی کر لیا، لیکن عین نکاح والے دن اسے پتہ چلا کہ اس کے پاپا جس شخص سے اس کا نکاح کر رہے ہیں وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ بہت بڑا گنڈا ہے۔ اسی وجہ سے وہ نکاح والے دن گھر سے باہر بھاگ گئی اور ابھی تک کوئی بھی پتہ نہ لگا سکا کہ وہ کہاں ہے۔ صبح سلطان کی آنکھ کھلی تو عائشہ کو محو نیند پایا اور اس کے سینے پہ سر رکھے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس کی مدھم سانسیں محسوس کرتے ہی سلطان کے چہرے پہ ایک بھرپور مسکان نے احاطہ کیا تھا۔ اس کے اندر کی تشنگی کو طراوت ملی تھی، لیکن شاید یہ بھی وقتی تھی کہ ایک بار پھر سے اس کے اندر اپنے محرم کی طلب جاگ گئی، جس پہ وہ اپنے ہونٹوں کا نچلا کنارہ دانتوں میں دبا گیا، کیونکہ ساری رات اس نے اسے ایک لمحے کی سونے نہیں دیا تھا اور ابھی تھوڑی دیر ہی نیند میں گئی تھی۔ لیکن ایک بار پھر اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ ان پہ اپنے لب رکھ گیا۔ ایک عجیب سی طلب جاگی تھی اس کے اندر۔ رات کی غربت کے بعد اسے مزید بے چینی ہو رہی تھی، جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک سے اسے اپنے نیچے کرتے وہ اس پہ سایہ فگن ہوا جو اس کی شرٹ پہنے اپنی رعنائیوں سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اپنی گردن پہ گیلا لمس محسوس کرتے وہ نیند میں گہرا سانس بھرتے بے دھیانی میں سلطان کو خود سے پرے جھٹک گئی، جس پہ سلطان کا میٹر پھر سے شارٹ ہوا اور اگلے ہی لمحے ایک شرٹ بھی جو اس کے تن پہ تھی اس سے وہ بھی جدا ہوئی۔ عائشہ گھبرا کے آنکھیں کھولتی سلطان کو سراسیمگی حالت میں دیکھنے لگی۔ اس کی گھنی پلکوں کو نرمی سے چھوتے وہ اس کے لبوں پہ جھکا اور شدت سے ان پہ اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ ایک بار پھر سے سلطان کو رات والے روپ میں دیکھتے وہ دل جان سے کانپتی تھی۔ نہیں سلطان، پلیز پلیز، ابھی نہیں، مجھے پین ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، اچھا ابھی دور کر دیتا ہوں تمہارے سارے درد۔ وہ اس کے جسم کے ہر راز کو گہرائی سے جانتے اس کی کمزور مزاحمت کو نظر انداز کرتا پھر سے اپنا جنون اس پہ نچھاور کرنے لگا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے تکیہ میں جذب ہوئے، جبکہ سلطان اپنی شیدتوں سے اس کی جان سے پھر ہلکان کیے ہوئے تھا۔ وہ اسے شاور کے نیچے کھڑا کیے دل سے ہاتھ دے رہا تھا، جبکہ وہ بچوں کی طرح نروٹے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، جو انتہائی بے شرم اور ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ اب تو کچھ نہیں کیا میں نے۔ وہ شاور بند کرتے اسے باتھ روب پہناتے محبت سے چور لہجے میں بولا، آپ بہت ظالم ہیں۔ وہ آنسو بہت سے بولی، ایک ہی رات میں یہ حال۔ آئی بروز ریز کرتے اسے باہوں میں بھرتے آیا اور ڈریسنگ پہ بٹھاتے ٹاول سے اس کے بال خشک کرنے لگا اور بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ ٹاول سر پہ رکھے وہ اس کے ماتھے پہ لایا ہوا تھا۔ اس کے سر پر یاقوتی لبوں کو دیکھتے سلطان نے پھر سے پیار بھری جسارت کی تو اب کی بار عائشہ نے اسے زور سے چٹکی کاٹی۔ مار کھاؤ گی؟ سلطان نے اسے گھورا، اور جو آپ کر رہے ہیں اس کا کیا؟ اتنا پاگل دیوانہ کون ہوتا ہے؟ رات سے اب تک آپ نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ ایک آپ مجھ سے نفرت کا ظاہر کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ نم لہجے میں پلکیں گرائے شکوہ کناں انداز میں بولی، ہاں غصہ تھا، نفرت کیوں کرنے لگا؟ وہ اب کی بار سنجیدہ ہوا، غصہ کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ اس کا ایک ڈریس کبرڈ سے نکالتا اس کی جانب بڑھا، یہ کب لائے ڈریس آپ؟ وہ حیرانی سے اس کے ہاتھ میں ایک ڈریس دیکھتے بولتی۔ سلطان نے گہرا سانس بھرا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ یہ ڈریس اس نے کنزا کے لیے لیا تھا جب ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن یہ ڈریس انٹچ تھا اور وہ مارکیٹ جاتا تو جب بھی کچھ پسند آتا لے لیتا، لیکن نیت یہی کرتا کہ وہ اپنی بیوی کو دے گا۔ پر کنزا سے صرف منقوہ کے درجے ہی رہ گئی اور عائشہ بیوی بن گئی۔ میں پہنا دوں؟ وہ ڈریس ہینگر سے نکالتا پوچھنے لگا۔ نہیں نہیں، پہن لوں گی۔ وہ گھبرا کے فوراً ڈریس لیتی ڈریسنگ روم میں گم ہوئی، جبکہ سلطان نے بھی اپنا ڈریس لیتے باتھ روم کا رخ کیا۔ خان جی، بی بی کا پتہ چل گیا ہے، اظفر خان کے خاص آدمی نے اسے آتے ہی اطلاع دی۔ کہاں ہے وہ؟ اظفر خان نے بے چینی سے پوچھا تو اس آدمی نے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ اظفر خان ایک پل کو سوچ میں پڑ گیا۔ وہ خوبصورت لڑکی جدید طرز کے خوبصورت لباس جو کہ اس کی خوبصورتی اور دلکشی کو مزید اجاگر کر رہا تھا، اظفر خان سے نظریں ہٹانا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ آپ کی بیٹی مسنگ ہے؟ وہ ایک ادا سے بولی۔ ہاں میری ہی بیٹی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اظفر خان کی بے چینی
دیدنی تھی سلطان شاہنواز کے پاس۔ اس کی اگلی بات پہ اظفر خان سے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ سلطان شاہنواز انہیں اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ وہ وہاں کیسے پہنچی؟ اظفر خان نے حیرانی سے پوچھا۔ جیسے بھی پہنچی، اس بات کو چھوڑو، پہنچ گئی ہے نا، اب اسے واپس لے کر آؤ۔ تبھی تمہیں اظفر خان یعنی کنزا نے نخوت سے کہا، مجھے اپنی بیٹی سلطان سے واپس لینی آتی ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ کرختگی سے بولے۔ کنزا نے ایک طنزیہ مسکان پاس کی، جبکہ اس نے عشاء اور سلطان کے نکاح کی بات کو چھپا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اظفر خان عشاء اور سلطان کے نکاح کی بات سنے، عشاء سے دستبردار نہ ہو جائے۔ کیا ہوا؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ حویلی میں انٹر ہوئی تو رودایہ بیگم نے اس کے چہرے پہ غیر معمولی خوشی دیکھی۔ ارے مما، یہاں آئیں، میں آپ کو ایک اچھی نیوز سناتی ہوں۔ وہ رودایہ کا ہاتھ تھامے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بہت جلد یہ عشاء نام کا کانٹا ہماری زندگی سے نکل جائے گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ منی خیز سے بولا۔ کیا مطلب؟ کیا کر کے آئی ہو؟ رودایہ بیگم گھبرا گئی۔ مما پلیز یار، اب لیکچر دینا نہ شروع کر دینا۔ ان کے الفاظ بھی منہ میں تھے کہ سلطان عشاء کا ہاتھ تھامے اسے ڈریسنگ ٹیبل پہ لایا۔ صبح کا ناشتہ انہوں نے روم میں کیا تھا اور اب کھانے کے وقت وہ باہر نکلے تھے۔ رودایہ بیگم نے منہ بنایا لیکن خاموش ہی رہیں۔ کھانے کے دوران گاہے بگاہے سلطان اچنتی نگاہ سامنے دشمن کے روپ میں چھپے دوستوں کو دیکھ لیتا۔ اس کا انداز اس قدر جان لیوا تھا کہ اچانک سے کنزا کو سلطان کی نظروں میں اپنے لیے تپش سی محسوس ہوئی تو کھانا کھاتے اسے ہنسو لگ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی جانب عشاء نے پانی کا گلاس بڑھایا اور اس کی کمر کو سہلایا۔ سلطان نے سر نفی میں ہلایا کہ اتنے میں ملازمہ نے آ کر کسی اظفر خان کے آنے کی اطلاع دی۔ سلطان کے چہرے کو مسکان نے چھوا تو وہیں عشاء کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اس نے بے اختیار سلطان کی کلائی کو دبوچا۔ میں جب تک نہ کہوں باہر مت آنا۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا اٹھ گیا، جبکہ عشاء دل ہی دل میں درود شریف کا ورد کرنے لگی۔ سلطان باہر ہال میں آیا تو اظفر خان بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ کہو اظفر خان، کیسے آنا ہوا؟ سلطان نے صوفے پہ بیٹھتے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے تفاخر سے کہا، میں یہاں تم سے بحث کرنے نہیں آیا، اپنی بیٹی لینے آیا ہوں۔ میری بیٹی کو بلاؤ ابھی کے ابھی۔ اظفر خان غصے سے چلایا، آواز نیچے رکھ کے بات کرو۔ اظفر خان، یہ تمہارا گھر نہیں، میرا گھر ہے، سلطان شاہنواز کا گھر۔ خبردار جو آواز اونچی ہوئی حلق سے کھینچ لوں گا تمہیں۔ سلطان غصہ سے سرد آواز میں بولا، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ اظفر خان بھی اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے نہ ہٹا۔ کون سی بیٹی؟ تمہاری بیٹی؟ وہ یہاں جب آئی تھی تو اظفر خان کی بیٹی تھی، اب وہ سلطان شاہنواز کی بیوی ہے۔ سلطان کی کڑک دار آواز پہ اظفر خان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میری بیٹی میرے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ اظفر خان کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ آپ کی بیٹی نہ صرف میری بیوی بن چکی ہے بلکہ ہمارے بیچ ایک گہرا تعلق بھی جڑ چکا ہے۔ اب آپ کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اپنے راستے جائیں۔ دیکھو سلطان شاہنواز، تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہیں جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، میری بیٹی کو بیچ میں مت لاؤ، اسے چھوڑ دو۔ اظفر خان شاہنواز نے اسے سخت آواز میں پکارا، خبردار جو اپنی زبان سے میری بیوی کو مجھے چھوڑنے کا کہا تو میں جان لے لوں گا تمہاری۔ چلو نکلو یہاں سے فوراً۔ وہ غصے سے بولتا، ساتھ ہاتھ کے اشارے سے باہر کا دروازہ دکھایا۔ تمہیں یہ سب بہت مہنگا پڑے گا، اپنی بیٹی تو میں لے لوں گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اظفر خان اپنی چادر جھٹکے سے ایک کندھے سے دوسرے کندھے سے ڈالتے ہوئے باہر کا رخ کر گیا، جبکہ سلطان شاہنواز واپس اندر کی جانب آیا جہاں کنزا نے عشاء پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ کنزا اچانک سلطان کی آواز پہ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو کے رہ گیا، چہرے پہ ایک دم ہوائیاں اڑنے لگی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ سلطان نے عشاء کو اپنے ساتھ لپٹایا تو عشاء نے حیرت سے گنگ اس شخص کو دیکھا جو ایک رات میں ہی اتنا بدل گیا تھا۔ سلطان، یہ لڑکی بیوی ہے۔ سلطان نے اس کی آواز کاٹی، سلطان تم کنزا سے زیادہ اس لڑکی کو کیسے فوقیت دے سکتے ہو؟ رودایہ بیگم نے بیچ میں بولنا شروع کیا، کیونکہ میں اس لڑکی کو اپنی بیوی کا درجہ دے چکا ہوں۔ اسے مزید اپنی باہوں میں بھیجتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا، اور اس قدر بے باک انداز دیکھتے رودایہ بیگم سمیت کنزا کو بھی سخت غصہ آیا تھا، لیکن سلطان کے آگے بولنا مطلب اپنی شامت لانے کے مترادف تھا۔ اے ڈارلنگ، چلیں، مجھے تمہاری طلب ہو رہی ہے، مجھے سکون چاہیے تم سے۔
वो गंभीर लहजे में कहता ईशा को अपने साथ चिपकाए अपने रूम की जानिब बढ़ गया। ईशा ने रूम में आते ही एकदम सुल्तान से फासला बनाना चाहा। खबरदार जो मुझसे 1 इंच भी दूरी बनाई, जान ले लूँगा तुम्हारी, सुल्तान ने उसे घूरते हुए कहा। तो वो मुँह बना के उसे देखने लगी। तो रात से कर क्या रहे हैं? जान हथेली पे है, पर रूठे अंदाज में बोली, जबकि उसकी बात पे सुल्तान का कहका बेसाख्ता बुलंद आवाज़ पे ईशा ने उसे घूर के देखा। बेशरम सुल्तान, ज़ेरे लब बड़बड़ाती वो सुल्तान की तरफ रुख हटाती दूसरी जानिब फिर गई। सुल्तान ने उसकी कमर के खंभ पे हाथ फेरते उसको खींचकर अपने नज़दीक किया तो वो कटी डॉल की तरह उससे जा लगी। सुल्तान, उसने इस नम लहजे में पुकारा। हम सुल्तान की जान। वो उसके चेहरे पे झुकता उसे मोहब्बत से पुकारता उसकी कान की लू को चूम गया। ईशा की आंखों में हैरत बना थी। क्या मैं आपकी जान हो सकती हूँ? कुछ पल के तवक्कुफ के बाद सुल्तान ने उसे अपने सीने में भेजा। रात की कुर्बत के बाद ये सवाल करने की गुंजाइश बनती है क्या? उसका मूड फिर से चेंज होने लगा। सुल्तान बाबा आए थे, क्या कहा उन्होंने? उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसका ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी। उसकी इस कोशिश पे सुल्तान के चेहरे को धीमी मुस्कान ने छुआ और साथ ही उसके लबों पे कब्ज़ लगाया। एक ही रात में तुमने मुझे अपना एडेक्ट बना दिया है। अगर थोड़ी सी मज़ीद दूरी हुई तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। वो उसे लिए फिर से बिस्तर पे ले आया। ईशा का सांस हलक में अटका। सुल्तान प्लीज़, डरते डरते सुल्तान को रोकना चाहा, जो अपनी शर्ट एक झटके में उतारते परे उछाल गया था। मुझे रोकने की हल्की सी मज़ाहमत भी तुम्हें भारी पड़ेगी सुल्तान की जान। सुल्तान ने उस पर साया फगन होते धीरे से उसके फ्राक की साइड जिप को नीचे की तरफ खिसकाया। ईशा के सांस गहरे हुए। सुल्तान, आपको सहन करना इतना आसान नहीं, वो नम लहजे में धीमे से बोली। जानता हूँ, और सुल्तान शाहनवाज को सिर्फ ईशा ही सहन कर सकती है। एक ही झटके में उसके फ्राक को कंधों से नीचे करता उसकी धड़कनों में मुँह छुपा गया। ईशा की सांसें गहरी हुई थी कि तभी दरवाज़ा खुला और किंजा अंदर दाखिल हुई। लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखों में शोले लपकने लगे। चेहरे पे शर्म और हया की लाली बिखर गई, जबकि सुल्तान ने गर्दन फेर कर एक नज़र उसे देखते दांत पे दांत जमाए सख्ती से उसे देखा, जैसे कह रहा हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। किंजा की आंखों में ढेरों आंसू झिलमिलाए। इतना अरमान था उसे सुल्तान की बाहों का हार बनने का, और उसने एक रात पनाह लेने वाली लड़की को अपने निकाह में लेते ही अपनी सारी चीतें उस पर निछावर कर दी। ईशा किंजा को यूं सामने देखकर बुरी तरह मचली, लेकिन सुल्तान ने उस पर अपना सारा वजन डालते उसका झटपटाना रोका था। किंजा बेशर्मों की तरह अब वहीं खड़ी थी। तुमने अच्छा नहीं किया सुल्तान, तुमने मेरा हक किसी बाहर वाली को दे दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सुल्तान हलक के बल चिल्लाया कि ईशा भी बुरी तरह सहमते हुए अपनी कमज़ोर मज़ाहक तर्क कर गई। दूसरी तरफ किंजा बुरी तरह तर्क गई। सुल्तान की आंखों में वार्निंग वाज़ेह थी। किंजा एक नज़र ईशा को देखते ही बाहर निकल गई। सुल्तान ने उठते हुए दरवाज़ा लॉक किया और वापस ईशा तक आते कमरे की लाइट भी ऑफ कर गया, जबकि विंडो से रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी, जिसमें वो ज़्यादा तो ना सही लेकिन एक दूसरे को बखूबी देख सकते थे। अपने आप को हर पर्दे से आज़ाद करता वो एक बार फिर से ईशा पे साया फगन हुआ। ईशा ने अपना सांस रोक लिया। रात में उसका जुनून सहते सहते फिर सुबह भी उसने अपनी मर्जी चलाई, और अब फिर से थकन से चूर उसका जिस्म अब टूटने वाला हो गया था। लेकिन सुल्तान के अंदर एनर्जी डाउन नहीं हो रही थी, बल्कि पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से वो उसमें शामिल हुआ कि इस बार ईशा की चीखें निकलवा गया। कमरे में मैनिखे सरगोशियाँ गूंजने लगी। यू आर टू डेलिकेट। वो उसे शिद्दत से सीने में भेजे उस पे अपनी जनूनियत बखेरता मदहोशी में बोला, जबकि ईशा का तो वो हाल था कि अब बस न जाने कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जो इतनी ताकत है वो सारी की सारी मुझ पर उतर रही है। दिल ही दिल में सोचते हुए सुल्तान के हर नरम गरम लम्स पे तड़प रही थी। सुल्तान शाहनवाज उसकी ज़िंदगी में एक हवा के झोंके की तरह साबित हुआ, जिसने सब उलट पुलट के रख दिया। लेकिन वो फिर भी मुतमिन थी, क्योंकि उसे छोड़ने वाला पहला और आखिरी मर्द सुल्तान शाहनवाज था। बादशाह तक जैसे ही ये खबर पहुंची वो गुस्सा से पागल हो गया। सुल्तान की पहुंच से वो भी वाकिफ था, इसलिए बुरी तरह बेचैताब खाता रह गया। जानता था अब इस लड़की का हुसूल नामुमकिन हो गया है। इस लड़की का दिलकश सरापा उसे मज़ीद बेचैन कर रहा था। असफर खान, सब ठीक नहीं हुआ। मुझे वो नाजुक सी लड़की अपने
बिस्तर पे चाहिए थी और तुम मुझे बता रहे हो कि वो सुल्तान शाहनवाज उसे अपने निकाह में ले चुका है। कैसे बर्दाश्त करूं? पहला हक तो मेरा था। वो चिल्लाया। तभी मुलाजिम ने एक लड़की के आने की इत्तला दी। अजफर खान ने बादशाह को एक नज़र देखा और उस लड़की को अंदर लाने का हुक्म दिया। किंजा ने अंदर आते ही अजफर खान को गुस्सा से देखा। कैसे बाप हो तुम, और कैसा असर रसूख है तुम्हारा कि एक लड़की को नहीं ले जा सकते? वो भड़की थी। बादशाह की निगाहें उसके जिस्म के आर पार हुई थी, जिससे अनजान वो अजफर खान से बात करते हुए चिल्ला रही थी। इस तरह की पहुंच से कौन वाकिफ नहीं? ईशा के लिए उसकी आंखों में जनूनियत देखी थी। मैं कैसे उसे ला सकता था? सुल्तान अपने दुश्मनों से बात बाद में करता है, गोली पहले चलाता है। अजफर खान ने नफरत से कहा। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उस लड़की को तुम तक पहुंचाऊंगी, लेकिन उसके बाद उसे सुल्तान तक नहीं पहुंचना चाहिए। वो उन्हें साथ ही वार्न कर रही थी, जबकि बादशाह की नीयत अब उस पर खराब हो गई थी। उसे तो बहुत खिलता हुस्न चाहिए था, चेहरा बदल जाता तो क्या फर्क पड़ता था। थी तो लड़की ही ना, जैसे ही मिलेगी उसे बादशाह के हवाले कर दूंगी और तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। अजफर खान की बात पे किंजा ने बादशाह की तरफ देखा। उसे बर्बाद कर देना, रुसवा कर देना, किसी को मुंह दिखाने के लायक न छोड़ना और इतना बुरा हाल करना कि सुल्तान उसे दोबारा अपना न सके। किंजा के लब लहजे में हकारत वाज़ेह थी। तुम्हारा सुल्तान से क्या ताल्लुक है? बादशाह की गहरी नज़रें उसके जिस्म के खुदोखाल पर अटक गई थी। शोहर है वो मेरा, लेकिन एक दिन मेरे करीब नहीं आया और तुम्हारी बेटी एक ही दिन में उसकी बाहों तक पहुंच गई। किंजा की बात पे बादशाह की आंखें चमक गई। किंजा के जरिए से सुल्तान से बदला लेने का सुनहरा मौका हाथ लगाया था। वो पलटी थी कि बादशाह ने उसे कब्जे में कर लिया। वो पूरी तरह बौखला गई, लेकिन बादशाह ने उसे सोचने समझने का मौका नहीं दिया। उसे कंधे पे उठाया। सुल्तान को पैगाम दे दो कि अपनी बीवी चाहिए तो मेरी ईशा मेरे हवाले कर दे, बादशाह कतई अंदाज में कहता। रोती चिल्लाती किंजा को लिए अपने साथ बाहर निकल गया, जबकि अजफर खान सर पकड़कर बैठ गया। शाम के साए गहरे हो रहे थे, जबकि वो दोनों एक दूसरे से लिपटे गहरी नींद में थे। थोड़ी देर पहले ही शावर लेते वो मगरिब की नमाज एक साथ अदा करते सोए थे कि सुल्तान के नंबर पे आती कॉल से उसकी आंख खुली। धीरे से ईशा की जानिब देखा, जिसका चेहरा इंतहाई लाल हो रहा था। सर्दी में रात से 3-4 बार दफ़ा शावर लेते, अब वो निढाल हुई उसके सीने पे सर रखे सो रही थी। सुल्तान के लबों को एक मुस्कान ने छुआ। मोबाइल पे कॉल एक बार फिर से आने लगी। सुल्तान ने कॉल रिसीव की और आगे से जो खबर उसे सुनने को मिली, उसको लगा कि उसका सांस थम गया हो। लब भेजे रख वो कॉल बंद करता, ईशा का सर बहुत आराम से तकिए पे रखते, खुद फौरन उठता, ड्रेसिंग रूम में बंद होता, इजलत में तैयार होता, बाहर निकल गया। सर मैम, किंजा बादशाह के कब्जे में है और अजफर खान की डिमांड है कि मैं उसकी बेटी को वापस लौटाया जाए, तभी वो किंजा मैम को वापस करेगा। अपने ख़ास आदमी की बात याद करता, वो हवा के घोड़े पे सवार उस जगह पहुंचा जिस जगह बादशाह की लोकेशन का उसके प्राइवेट डिटेक्टिव ने बताया था। सुल्तान अकेला नहीं था, उसका दोस्त डीएसपी अरहम शाह भी पूरी टीम के हमरा उसके साथ था। बादशाह के अड्डे पे पहुंचे अरहम शाह ने अटैक किया। बादशाह के आदमियों को संभलने का मौका न मिला, लेकिन फिर भी वो अपना दिफा करते रहे। दोनों अतराफ से एक दूसरे पर गोलियां चल रही थी और बिलाखिर जीत हक की हुई। बादशाह के अड्डे को डीएसपी अरहम ने अपने कब्जे में ले लिया। सुल्तान बेधड़क आगे बढ़ता चला गया। सब जगह वो किंजा को तलाश कर रहा था, लेकिन उसे किंजा कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। तभी एक कमरा खुला तो सुल्तान के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। किंजा बुरी हालत में फर्श पे पड़ी थी। उसके तन पे मौजूद कपड़े फटे हुए थे, खराशों और चोटों के निशान भी थे, चेहरे पे उंगलियों के निशान वाज़ेह थे। सुल्तान ने कर्ब से आंखें मींच ली, उसकी जानिब बढ़ा। नहीं सुल्तान, वहीं रुक जाओ, मेरे करीब मत आना, मैं नापाक हो गई हूँ। वो दीवार में समाते बिलक बिलक के रोते हुए गहरे सांस भरते बोली, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। सुल्तान ने अपनी शर्ट उतारते उसके तन को ढांपने की कोशिश की और कर्ब से बोला, क्यों, मुझे मर जाने दो सुल्तान, मैं इस सब की जिम्मेदार खुद हूँ। मैं बुरी हूँ, ना अच्छी बेटी बन सकी, ना अच्छी बीवी बन सकी, मैं तो अच्छी इंसान भी नहीं बन सकी। ईशा की इज़्ज़त का सौदा करने आई थी, अपनी इज़्ज़त गंवा बैठी। वह दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट के रो रही थी। उसकी बात पे सुल्तान ने अपने लब बुरी तरह भेजे। उसका जी चाहा कि सामने उस लड़की का गला घोंट के मार डाले, लेकिन वो अपने किए की सज़ा भुगत चुकी थी। धीरे से अपनी बाहों में उठाते वो बाहर का रुख कर गया। पहली बार सुल्तान ने उसे छुआ, जबकि कोई नामहरम उस पर
अपनी मोहर लगा चुका था। किंजा ने बेयकीनी से उसे देखा। वो उसे लिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। बादशाह फरार था, लेकिन अरमशिया और उसकी पुलिस फोर्स उसे ढूंढ रही थी। सुल्तान किंजा को हॉस्पिटल लाया। वो बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। सुल्तान दीवार के साथ टेक लगाए गहरी संजीदगी से वहाँ खड़ा था। रुदाया बेगम को वो इत्तला कर चुका था। वो जैसे ही हॉस्पिटल आई, किंजा पे गुजरी कयामत उन पे पहाड़ की बनकर टूटी। फूफो, इतना कुछ हो जाने के बाद मैं किंजा से अब कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। उसने जो करना चाहा वो हुआ नहीं। कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले उसमें खुद गिर जाते हैं। किंजा ने ईशा के लिए गड्ढा खोदा और खुद उसमें गिर गई। उसकी इतनी बड़ी गलती माफ़ नहीं कर सकता। जी तो चाहता है कि जान से मार दूं, लेकिन आपका लिहाज कर गया। लेकिन आप बस तलाक के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। दादा जान का घर आपको मुबारक हो। आप अपनी बेटी के साथ रहें। बिजनेस में भी जो शेयर उसके हिस्से में हैं वो भी मिल जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद न रखिएगा। वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया। रुदाया बेगम वहीं एक बेंच पे बैठे आंसू बहाने लगी। बादशाह पकड़ा जा चुका था और सुल्तान ने किंजा को डाइवोर्स दे दी। किंजा अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। जिस्म के जख्म भी भरने लगे थे, लेकिन जो जख्म उसकी रूह पे लगे थे वो कभी नहीं भरने वाले थे। सुल्तान के तलाक देने पे भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो खुद को अब सुल्तान के काबिल समझ ही नहीं रही थी। रुदाया बेगम उसका अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन उसे एक चुप सी लग गई थी। असफर खान ने सुल्तान के पास आते ही उससे माफ़ी मांगी कि वह बादशाह का मकरूज था, इसलिए उसने ये सब किया। लेकिन उन्हें खुशी थी कि उसकी बेटी एक मजबूत हाथों में थी जो उसकी हिफाजत करना अच्छे से जानता था। ईशा ने सुल्तान की तरफ देखा, जैसे इजाज़त मांग रही हो कि वो अपने बाप के गले लग जाए। सुल्तान ने उसे घूरी से नवाजा। उसका अपने सामने किसी और को अहमियत देना भी सुल्तान को चुभता था। आप मेरे सगे बाबा नहीं हैं, लेकिन कभी मुझे सुतीलेपन का एहसास नहीं होने दिया, सिवाय इन लम्हों में जब बादशाह मुझसे निकाह करने वाला था। बहुत अकेलापन महसूस किया मैंने तब। ईशा की आंखें भीग गई तो असफर खान ने उससे भी माफ़ी मांगी। वो जा चुके थे। सुल्तान उसकी जानिब मुड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। आज के बाद ये आंखें मुझे मुस्कुराती मिलें। वो उसे अपने साथ लगा गया। सुल्तान, मैं असफर खान की सगी बेटी नहीं, मैंने आपसे झूठ बोला था। वो सर झुकाए बोली, जानता हूँ, पहले दिन से तभी तो कहा था कि तुम्हारे झूठ की सज़ा मेरी कुर्बत है। वो उसके माथे पे लब रखे बोला, किंजा कैसी है? बेख्तियार से किंजा की याद आ गई। वो सुल्तान हाउस में छोड़ आया था। ईशा को लेकर वो अपने महंगे अपार्टमेंट में रह रहा था, जबकि एक फुल फ्रेश महल जैसा बंगला वो तैयार करवा चुका था और जल्दी वहाँ शिफ्ट होने का इरादा था। ठीक होगी, तुम मुझ पे फोकस किया करो। मुझसे ज़्यादा किसी और को फोकस करती हो तो मुझे गुस्सा आता है। वो उसके गालों पे दांत गाड़ता बोला, तौबा है सुल्तान, आप तो बस एम्पायर बन गए हैं। वो आज रात बनूंगा। ईशा सुल्तान की कुर्बत और उसकी सच्ची मोहब्बत में दिन ब दिन निखरती जा रही थी। उसके चेहरे पे फैलते कोसों कज़ा के रंग सुल्तान को बहुत प्यारे लगते थे। एकदम से वह उसे अपनी बाहों में भर गया। सुल्तान, वो यकदम डर गई। क्या हुआ? इतना डर कैसा? सुल्तान पे यकीन रखो, कभी हल्की सी चोट भी नहीं पहुंचने देगा। यू नो, तुम मेरी ज़िंदगी, मेरे दिल में आने वाली पहली लड़की हो। तुमसे पहले ज़िंदगी फीकी थी, रंग भर दिए हैं तुमने मेरी ज़िंदगी में। तुम मेरी वफादार हो, सिर्फ मेरी हो। इस एक बात के बदले में पूरा सुल्तान शाहनवाज तुम्हारा। वो उसे कमरे में लाते, बिस्तर पे लिटाते उसके माथे पे लब रख गया। पूरा सुल्तान शाहनवाज भी मेरा और उसकी जुनून खेजियाँ भी मेरी। ईशा ने सुल्तान शाहनवाज के गले में बाहें हायल करते उसके सीने पे लब रखे। सुल्तान तो जैसे ही पागल हुआ था और अगले ही लम्हों में दोनों एक दूसरे में गुम, सारी दुनिया भुला गए।